नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। सुधा ने एक जलेबी का टुकड़ा विनय के मुंह में डाल दिया। बदले में विनय ने भी सुधा को जलेबी खिला दी। मौका देखकर विनय सबकी नजरें बचाकर कंचन के कमरे में चला गया। जल्दी से उसने एक छोटा सा पैकेट अपनी शर्ट से निकाला। उसमें रखा फोन निकाल के वहीं पड़ी चारपाई पर रख दिया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। रात को वापस आने की कहकर विनय वहां से चला आया। इधर रात धीरे धीरे अंधेरे की ओढ़नी ओढ़ती जा रही थी। उधर कंचन के दिल में इंतजार का जुगनू अभी भी टिमटिमा रहा था। जब इंतजार करते करते वह थक गई तो अपने बिस्तर उठाने के लिए अपने कमरे में गई। वहां चारपाई पर रखा फोन बार बार बज रहा था। पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसका मन किसी अनहोनी की डर से सिहर गया। 1 महीने पहले हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने घूम गया। किसका है? यह कौन लाया होगा? पहले तो डर और घबराहट से उसने फोन को छुआ तक नहीं। जब काफी देर तक फोन लगातार बजता रहा तो कांपते हाथों से उसने फोन उठा लिया। कंचन ने कांपती सी आवाज में कहा, हेलो। क्या हुआ कंचन? विनय ने पूछा। कौन हो आप? मैं विनय बोल रहा हूँ। तुम डर क्यों रही हो? वो मुझे लगा पिछली बार की तरह पागल लड़की कुछ भी बोलती है। यह फोन यहाँ कैसे आया? मैं लेकर आया। कल बोला था ना मैंने, सरप्राइज है। तुम्हें आता है फोन चलाना? नहीं। ठीक है, कल मैं सिखा दूंगा। अभी फिलहाल मैं ड्यूटी पर हूँ। जी साहब, ख्याल रखना अपना। इसके बाद फोन उधर से कट गया। काफी देर तक वह फोन को उलट पलट कर देखती रही। उसे फोन चलाना तो क्या, उठाना भी नहीं आता था। वह तो पिछले दिनों विनय को ही कॉल उठाते हुए उसने देखा था। कंचन की कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी। वह किसी भी चीज या इंसान को एक बार देख लेती थी तो भूलती नहीं थी। जब काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने फोन को संभाल कर रख दिया और सो गई। आज सुबह से ही काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर रखा था। कहीं कहीं कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी हो जाया करती थी। फोन को आए 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में विनय ने कंचन को बहुत कुछ सिखा दिया। विनय के लिए कंचन का साथ बिताया एक एक पल यादगार था। विनय ने हर पल उसकी जिंदगी में खुशियां भरने की हर संभव कोशिश की थी। आज सुबह से ही बादलों ने आसमान में को घेर लिया। हल्की फुहारों के बाद बारिश भी शुरू हो गई। बारिश अब मूसलाधार बारिश में परिवर्तित हो चुकी थी। विनय ने आलस से अंगड़ाई ली और चारपाई से उठ खड़ा हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश होती देख विनय का मन भी उसमें भीगने को हुआ। वह अंदर से निकलकर चबूतरे पर खड़ा होकर भीगने लगा। सावन का महीना है ही प्रेम का। मोर और बादलों का प्यार हो, स्वाति की बूंद और पपीहे का प्यार हो, चकवा और चकवी का प्यार हो, सभी का प्यार इसी महीने में परवान चढ़ता है। मूलतः पानी का काम आग बुझाना है, परंतु बारिश हमेशा विपरीत कार्य करती है। यह प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय में विरह की आग जगा देती है। इस प्रभाव से विनय भी अछूता नहीं रहा। बारिश में भीगते ही उसके मन में एक कसक सी उठी कंचन के साथ की। कितना खूबसूरत मौसम है, काश कंचन भी साथ होती। कितनी खूबसूरत लगती वो। भीगते हुए चेहरे पर आती उसके लटों को जाने कब मैं अपने हाथों से संभालूंगा, जाने कब हक मिलेगा मुझे उसके करीब आने का। वह मन ही मन कंचन के साथ की कल्पना करने लगा। विनय का मन पपीहे की भांति मचल उठा। अगले ही पल उसके मन में विचार कौंधा, वह यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास जा सकता हूँ। यह ख्याल आते ही वह कंचन के घर की तरफ बढ़ गया। कंचन बरामदे में खड़ी बारिश को देख रही थी। शायद थोड़ी देर पहले ही नहाने की वजह से उसके आधे गीले आधे सूखे बाल खुले हुए थे। कमर से नीचे तक लहराते घने काले बाल बादलों को भी मात दे रहे थे। विनय ने चुपचाप आकर
बारिश के पानी को अंजलि में भरकर कंचन के चेहरे पर मार दिया। विनय के सामने देख कंचन जल्दी जल्दी अपने बालों को बांधने लगी। अरे देवी जी, इनको किस बात की सजा दे रही हो जो हर वक्त कैद में ही रखती हो? विनय ने कंचन के हाथों से उसके बालों को आजाद करवाते हुए कहा, क्योंकि ये मेरे शरीर का अंग है, इसलिए इनको भी ये सजा मिली है। जिंदगी तुम्हारी है, फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए, ना कि किसी और के। लोगों का क्या है, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। जो दब गया उसे दबाते चले जाएंगे। सर उठाकर जीना सीखो। कल को वो बोलेंगे कि सांस लेना बंद कर दो, तो क्या बंद कर दोगी? मेरी आज़ादी लेकर इन लोगों ने सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी दी है। अगर आज़ादी मांगती तो सर से ये छत भी छिन जाती। माँ बाप तो पहले ही हाथ छुड़ा चुके हैं। अगर ये लोग भी सहारा नहीं देते तो क्या करती, कहाँ जाती मैं? अगर अब तुम्हें सहारा मिले तो क्या तुम तोड़ पाओगे इन जंजीरों को? अब जरूरत ही नहीं है साहब, इन जंजीरों के साथ जीने की आदत हो गई है। कभी आज़ादी में सांस लेने की कोशिश करो कंचन। महसूस करो आज़ाद सांसों की खुशबू को, कितनी अलग है। अब आज़ादी मुझे सूट नहीं करेगी साहब, दम घुटेगा मेरा उसमें। आज कोशिश करके देखते हैं, आओ मेरे साथ। विनय ने कंचन का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं साहब, मुझे नहीं नहाना इस बारिश में। कंचन हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ भागती हुई बोली। ये बारिश नहीं, आज़ादी का झनकता एहसास है तुम्हारे लिए, और इसमें तुम्हें मैं भिगोकर ही रहूंगा। विनय कंचन के पीछे भागते हुए बोला। भागते हुए कंचन का पाँव एकदम से पानी पर पड़ गया। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो पीछे की तरफ गिरती चली गई। डर से उसकी आंखें बंद हो गई, परंतु कुछ समय के बाद उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे बीच में ही संभाल लिया है। वह जमीन पर नहीं गिरी। भय से बंद उसने अपनी आंखों को खोला तो वह विनय की मजबूत बाहों में झूल रही थी। विनय ने आज पहली बार कंचन को इतने पास से देखा था। गहरी काली आंखें, धनुषाकार मोटी मोटी भौहें, घनी लंबी पलकें, सुतुआ नाक, गुलाब की पंखुड़ी से गुलाबी होठ, छोटे से माथे पर फैली काली घुंघराली लटें, अपने आप में सादगी और सुंदरता का मिला जुला संगम था। कंचन का रूप, उसकी अनुपम सुंदरता के समुद्र में विनय डूबता ही चला गया। जब कंचन उठकर अंदर की तरफ भागी, तब जाकर उसे होश आया। अंदर भागती कंचन को उसने उठाया और आंगन में लाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। अब वह और कंचन आमने सामने खड़े बारिश में भीग रहे थे। कंचन हाथों में बारिश बारिश का पानी भर भर कर खेल रही थी। बताओ, कैसा लग रहा है आज़ादी में सांस लेना, देवी जी? विनय ने चुटकी ली। ऐसा, कंचन ने अंजलि में पानी भर विनय के मुंह पर उछालते हुए कहा और हंसती हुई भागने लगी। अच्छा बेटा, अब मैं बताता हूँ, रुको तो सही। विनय कंचन भाग भाग कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे। अब तक कंचन भी इस बात को समझने लगी थी, यह सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से ज़्यादा है। विनय के लिए जो खिंचाव, जो कशिश उसके दिल में थी, वह सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। कमरे की खिड़की पर खड़ी सुधा उनकी मीठी नोकझोंक देख रही थी। जब भागते भागते दोनों थक गए तो दोनों आधी सीढ़ियां चढ़कर एक जगह पर बैठ गए। बारिश अभी भी हो रही थी। पानी की बूंदें कंचन के बालों से होते हुए उसके गालों पर ठहर जाती। वह बार बार भीगी लटों को संवारती, उन्हें पीछे कानों के पीछे खोस लेती। वह बार बार पानी के साथ आकर उसके गालों पर चिपक जाती। आप देख रहे हो, वह झुंझलाकर बोली। इन्हें आज़ादी दे दी तो ये मेरा जीना दूभर कर देंगी। पता नहीं वो लोग बालों को खोलकर कैसे नाच लेते हैं। कौन लोग? वही जो फोन में नाचती हैं। कंचन बोल तो गई, पर अब उसे अपनी ही बात से वो छेप गई। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कंचन की मासूम बातों पर विनय को हंसी आ गई।
पागल लड़की, विनय ने हंसते हुए कहा। उसके हंसने से कंचन शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा बताओ, तुम मुझसे इतना डरती क्यों थी? मैं क्या तुम्हें भूत लगता हूँ या फिर डाकू सुल्तान लगता हूँ? हाँ, विनय ने बालों में हाथ घुमाकर कहा। अच्छे खासे लड़के को विलन बना दिया। कंचन को चुप बैठे देख विनय ने टॉपिक बदलते हुए बोला, नहीं नहीं साहब, आप तो महाभारत में जो श्री कृष्ण थे उनके जैसे लगते हो। कंचन ने विनय के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है नीतीश भारद्वाज जैसा? विनय ने खुश होकर पूछा। हाँ, उसने गर्दन हिला दी। अच्छा, मैं कृष्ण जैसा लगता हूँ तो तुम मेरी राधा बनोगी कंचन? विनय ने मजाक में ही सही पर अपने दिल की बात कंचन से कह दी। कंचन ने उसकी बात का उत्तर दिए बिना नीचे गर्दन झुका ली। मैंने कुछ पूछा है कंचन? क्यों डरती हो? बहुत अरसा हो गया किसी बाहर वाले से बात नहीं की, किसी से नहीं मिली, इसलिए आपसे झिझक लगती थी। और माँ जी को भी ये पसंद नहीं था, इसलिए भी बात करने से डर लगता था। कहीं वो कुछ कहने लगे तो? उनके जाने के बाद भी तो तुम नहीं बात करती थी। आपको पता है साहब, कंचन ने गहराई से सोचते हुए कहा, कोई आपके हाथ पैरों को अगर 24 घंटे के लिए बांध दे तो पैर खुलने के बाद भी आप चल नहीं पाओगे। यहाँ तो 4 साल से हमारे मन, आत्मा, जज्बात और जुबान सांकलों से बंधे हुए हैं। फिर बताओ, हम इतनी जल्दी सहज कैसे हो जाते? आपको पता है साहब, मैंने पिछले दिनों में जितनी बातें की हैं उतनी 4 साल में नहीं की। कंचन के आंसू लुढ़क कर पानी में मिल रहे थे। उसकी काली आंखों में लालिमा छाने लगी थी। विनय भी इस बात से अनजान नहीं था, पर वह चाहता था कि जो घाव पिछले 4 साल से नासूर बनकर उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, उसका खत्म होना भी जरूरी है। आंसुओं के साथ बहकर ही उसकी पीड़ा कम हो सकती थी। उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी भी था। क्या तुम्हें अपने पति की कभी याद नहीं आती? विनय ने अगला सवाल किया। नहीं साहब, दुख और सुख इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि किसी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा है तो उसके जाने का आपको दुख होगा, और यदि सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है तो उसके जाने पर या तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा या फिर खुशी होगी, पर शर्तिया दुख तो नहीं होगा। जिस इंसान को मैंने देखा नहीं, जिससे जुड़ा कोई एहसास नहीं, कोई बात नहीं, फिर कैसा दुख, कैसी यादें साहब? फिर ये जोगिन जैसी जिंदगी क्यों? इतने सारे आंसू किसके लिए? जोगिन की जिंदगी समाज की देन है। लोगों ने जो दिया वो पहन लिया, जो रास्ते बना दिए उन्हीं पर चल पड़े। रोना मुझे अपने आप पर आता है, उन माँ बाप पर आता है जिन्होंने जन्म तो दिया, पर मुझ पर विपत्ति आने पर सबसे पहले उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए और अपना पीछा मुझसे छुड़ा लिया। उन अपनों से तो ये गैर ही अच्छे, कम से कम सर ढकने के लिए छत तो दे रहे हैं, 2 वक्त की रोटी तो इन्होंने दी है। अगर मैं बेटी ना होकर अपने बाबूजी का बेटा होती तब भी वो मुझे ऐसे ही छोड़ जाते मरने के लिए। क्या उन्होंने कभी तुमसे बात करने की या यहाँ से ले जाने की कोशिश नहीं की? की थी, पर मैं गई नहीं। उन्होंने कहा था, ठाकुरों की बेटी की डोली जिस आंगन में जाती है उसके बाद वह वहां से अर्थी पर ही निकलती है। उन्होंने बोला कुछ दिन के लिए लेने आ रहे हैं। मैंने बोल दिया, डोली आप उठा चुके हो बाबूजी, अब यहाँ से सिर्फ मेरी अर्थी उठेगी। जीते जी मैं इस घर की ड्योढ़ी नहीं लागूंगी, और न ही मैंने लांघी। पिछले 4 साल से इस घर से बाहर नहीं निकली मैं। क्यों कंचन? शायद उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए तुम्हें ले जाना चाहते हो। कंचन की रुलाई फूट पड़ी। नहीं साहब, उनको कुछ एहसास नहीं हुआ था, बस कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते थे। मगर मैं चली भी जाती फिर भी आना तो यही था। सुख भोग कर दुख भोगना मुश्किल होता है साहब, इसलिए मैं नहीं गई।
विनय ने रोती कंचन को सीने से लगा लिया। कंचन को ऐसे ही कंधे की जरूरत थी जिस पर सर रख कर वो रो सके। भगवान ने विनय के रूप में वो कंधा उसे दिया था। सभी कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, पर साहब, आप शक्ल से खूबसूरत हो या ना हो, नसीब सुंदर होना चाहिए। नसीब के बिना सुंदरता का कोई महत्व नहीं। विनय मन ही मन सोचने लगा, कोई इस मासूम भोली लड़की को देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितने बुरे दौर से गुजरी है यह। अच्छा मेरी झांसी की रानी, नीचे चलकर कपड़े बदल लो, सर्दी हो जाएगी। कंचन को उठाते हुए विनय ने कहा। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। आज कंचन का मन तो हल्का हो चुका था, पर मूड भारी हो रहा था। उसको आंगन में छोड़कर वह बाहर जाने लगा। कमरे की गेट पर खड़ी सुधा को उसने कंचन का ध्यान रखने के लिए बोला और खुद बाहर निकल गया। इधर कपड़े बदलकर कंचन कोठरी में चादर ओढ़कर लेट गई। ठंडे शरीर को हल्की सी गर्माहट मिलते ही वह स्वपन लोक में विचरण करने लगी। इधर विनय कंचन के बारे में सोच सोचकर परेशान था। सुधा की हाँ के बाद उसे लगने लगा था कि कंचन को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होगा, पर आज जिस तरह से कंचन ने डोली और अर्थी की बात कही, वह विनय के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। अगर कंचन ही राजी नहीं हुई तो क्या होगा? उसकी फीलिंग्स का, उसके प्यार का विनय सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था। उसको इस तरह से परेशान देख चंपालाल उसके पास आकर बैठ गया। क्या बात है सर? कुछ परेशान हो? बताने लायक हो तो आप विश्वास कर मुझे बता सकते हैं। कुछ नहीं चंपालाल, कहकर विनय ने एक तरफ करवट लेकर लेट गया। पर जब किसी तरह उसके मन को चैन नहीं मिला तो उसने चंपालाल को बुलाकर चारपाई पर बैठने का इशारा किया। 40 साल का चंपालाल सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। यह जो सामने के घर में लड़की है, जानते हो इसे? कंचन, जिसे उस दिन बदमाशों ने अगवा कर लिया था। जी साहब, जानता हूँ। विनय ने उसे कुछ बातें बताकर पूछा, अगर उसके पिता की जगह आप होते तो क्या करते? सर, वैसे तो मेरी कोई बेटी नहीं है, पर अगर मेरी कोई बेटी होती, ऐसा कुछ हो जाता, तो मैं उसका पुनर्विवाह कर देता और दामाद आपके जैसा मिल जाता तो मैं और भी ज़्यादा धन्य हो जाता सर। विनय ने आश्चर्य से चंपालाल की ओर देखा। मैं जानता हूँ आपकी बातों में उनके लिए जो फिक्र है, जो प्यार है, उससे कोई भी बता सकता है कि आप बिटिया को पसंद करते हैं। विनय मुस्कुरा पड़ा। सभी को मेरी आंखों में, बातों में उसके लिए प्यार दिखता है, पर जिसे समझना चाहिए वही नहीं समझती। क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आता। जब कोई रास्ता ना दिखे तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान वही करेंगे जो आप दोनों के लिए हित में होगा, चंपालाल ने समझाते हुए कहा। वह रेत की तरह विनय के हाथों से फिसलता जा रहा था। हर रोज सूर्योदय के साथ उसके मन में उम्मीद जागती कि आज कंचन को अपने प्यार का एहसास जरूर करा देगा, और सूर्यास्त के साथ ही उसकी उम्मीद का दिया भी बुझ जाता। विनय जानता था कि उसके लिए एक एक दिन कितना अहम है, इसलिए वह प्रतिदिन कंचन को अपने प्यार का एहसास दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। परंतु हर संभव के बाद भी उसके हाथ हताशा ही लगी। उनका रिश्ता जहाँ का तहाँ ही खड़ा था। इतने दिनों में बस इतना हुआ था कि कंचन को पता चल चुका था कि सुधा उसकी ओर विनय के रिश्ते की राजदार है। इससे उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। अब वह सुधा के सामने बिना किसी डर और झिझक के विनय से बात कर लेती थी। पता नहीं कंचन उसके प्यार को समझ नहीं पा रही थी या फिर जानबूझकर अनजान बन रही थी। विनय के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स थी या नहीं, विनय की समझ में नहीं आ रहा था। विनय जब भी आ नहीं पाता तो वह बेचैन हो उठती। उसकी बेचैनी देखकर लगता कि वह भी विनय से प्यार करती है, परंतु अपनी बातों से उसने कभी अपने मन का भेद जाहिर नहीं होने दिया। विनय भी अगर कभी उसके मन में झांकने का प्रयास करता
तो वह बातों का रुख बदल दिया करती थी। कंचन के सास ससुर को आने में बस 8 दिन बचे थे। जैसे-जैसे दिन कम होते जा रहे थे, विनय नाउम्मीद होकर निराशा के दलदल में समाता चला जा रहा था। आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। कंचन से दूर होने के ख्याल से ही विनय का दिल तड़प उठा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक ये कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इस वीडियो के, इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।